हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आशा करते हैं आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी और उसमें हमने आपको बताया था यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर का जो हमारे लास्ट टॉपिक थे, जितने भी हमने उसको कंप्लीट करा दिया। सो उसमें अगर जिसने उसको नहीं देखा है, हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जो हमारा अध्याय दूसरा आता है, ठीक है, लेसन 2 मतलब पार्ट 2 हमारा जो है वो किसमें है, भारत में राष्ट्रवाद। अब देखिए क्या हुआ, जब यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ तो उसके अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा। क्या था, पूरे चैप्टर में एक ही चीज की लड़ाई थी, क्या, राष्ट्र राज्यों की स्थापना करने के लिए। पूरे चैप्टर में आपको यही मिलेगा, कहीं पे भी अगर क्रांति हुई है, कहीं पे भी लड़ाई हुई है कोई सी भी, ठीक है, तो उसका एक ही कारण था, किस लिए, राष्ट्र राज्यों की स्थापना करने के लिए। लेकिन अब बात आती है हमारे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, क्या, क्यों, किसके, सबका जवाब इस चैप्टर में दिया जाएगा, जो हमारा भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारे हैं, इस यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ उस चैप्टर में क्या कहा जा रहा था, क्योंकि वो क्या है, वो एकदम बेसिक से बताया कि यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रवाद कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे, क्या क्या प्रभाव पड़े और अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़े, और यूरोप के खुद पर, यूरोप मतलब जब उन्होंने शासन नष्ट कर दिया लुई 16वां का, फिर उसके बाद उन पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी बताया गया। लेकिन हमारा जो चैप्टर है आज का अध्याय 2 है, और यह हमारा भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद आपको बता दिया गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। अब भारत में राष्ट्रवाद देखिए, उनपे क्या था, कुलीन वर्ग के लोग थे और राजा महाराजा लोग शासन करते थे। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा उसमें, क्योंकि लुई 16वां से पहले कुलीन वर्ग के लोग थे, फिर लुई 16वां का शासन, फिर अन्य राजाओं का, ऐसे हमने बताया था। इसमें क्या है, इसमें भारत की बात आ रही है, और भारत में आपको एक ही बात पता होनी चाहिए कि उसमें क्या, इसमें खाली एक ही राज्य, एक ही उसने राज करा था, किसने, अंग्रेज नहीं खाली राज करा था। तो ये जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना है वो खाली अंग्रेज को लेकर आई थी। ठीक है, किसको, अंग्रेज को लेकर आई थी। अब बात करते हैं ये जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है, इसमें हम समझेंगे क्या। ठीक है, समझेंगे क्या, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे, आप जितना बताते जाए बस उसको सुनते जाइएगा। ठीक है, जो हमारा इसमें है, भारत का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, पहले भी जब क्रांति नहीं हुई थी उससे पहले भी, और या फिर जब उसने अंग्रेजों ने शासन नहीं करा था पहले से भी। ठीक है, और अंग्रेजों के शासन से पहले भारत एक बड़ी शक्तिशाली और विकसित देश था। जब अंग्रेजों का शासन नहीं था हमारे देश पे, भारत पे, तो हमारा क्या था, भारत पहले विकसित देश था। ठीक है, बहुत ही विकसित देश था और शक्तिशाली देश था। अब जानते हैं जहाँ विकास हो रहा है तो वो शक्तिशाली देश है। ठीक है, जहाँ विकास हो रहा है वहाँ शक्तिशाली देश है। अब बात करते हैं, ये जो हमारा समरी में आप लिखेंगे वो कुछ पॉइंट में हम आपको बता रहे इसमें क्या पूछेंगे। तो यह समय था जब भारत में गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। अब मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ये सब नष्ट मतलब खत्म हो चुका। लेकिन उसके बाद क्या आया, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत पे जो मुगल राजाओं ने राज करा वो सब बताया जा रहा है। उस समय का भी इसमें दृश्य आपको बताया जाएगा कि हाँ क्या क्या हुआ उस समय खंड में। तो क्या है हमारा, परंतु ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर भारत आई, यानी कि अंग्रेज सरकार जो थी वो क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर भारत में आई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर। अब बताइए, कोई ऐसे ही तो अपने राज्य में तो किसी को आने नहीं देगा। अगर आपके घर में कोई आया, ठीक है, कोई भी अजनबी आया तो आप उसको नहीं आने दोगे। अगर उसने बता दिया कि हाँ आपके हम घर में किसी के रिलेशन में है, तो आप समझ जाओगे, फिर उसको अंदर बैठा लोगे ना। तो वैसे ही है। तो ये क्या था, जो अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ऐसे नहीं आए थे कि भैया हम अपना मंसूबे बता दे रहे कि हम तुम्हारे ऊपर कब्जा करेंगे। ये आए थे कंपनी के रूप में, किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ये भारत में प्रवेश करा था इन्होंने। ठीक है, किसने, अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश करा था, जिससे ब्रिटिश शासन ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया। ब्रिटिश किसको कहा जाता है, अंग्रेजों को ही कहा जाता है। ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया। आपको पता है उन्होंने आके यहाँ पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, उन्होंने आकर ही कब्जा कर लिया था। परंतु एक भारत जो आज के समय में भारत एक क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र है। स्वतंत्र किसने स्वतंत्र कराया, हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्र कराया था, आप सभी जानते हैं। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले वो गुलाम थी, किसकी, अंग्रेजों की। ठीक है,
अगला क्या है, एक जो हमारा 1922 में दशक 1922 के दशक में, इस जो अध्याय है हमारा अध्याय 2 में 1922 के दशक में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कब, क्या और कैसे, सब कुछ आपको इस अध्याय में बताया जाएगा। बस क्या है, लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो को। और ये जो हमारे पॉइंट बताए थे ये हमारे समरी में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या लिखा है इसमें, क्या आया था, इसी में हमारा प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। हमारा क्या होता, प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। अब ये भी आपको बताया जाएगा प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, ठीक है, कैसे हुआ ये भी बताया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और सहयोग, ठीक है, इसको लिख देते हैं। अगर इसके नोट्स चाहिए वीडियो को जाके कमेंट में लिखिए कि जी सर हमें इसका नोट्स चाहिए, आपको टेलीग्राम में तुरंत भेजा जाएगा इसके नोट्स। बस आप कमेंट करिए, ठीक है, बस आप कमेंट करिए। बात करें प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत, प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग, ठीक है, क्या है, और असहयोग। अब इसमें बात करते हैं इस हेडिंग में क्या है, जरा से भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको सुनते जाइए, आपको समझ में आएगा। ये मत सोचिएगा कि ये हेडिंग अब इसमें हम लिखेंगे क्या, जैसे बता रहे कहानी की तरह बता रहे, आप सुनते जाइए, ठीक है, बस सुनते जाइए। क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1914 में हुई थी, ये आपको लिखना पड़ेगा। और कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, कब हुआ प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध 1914। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक बार आपने लिखा है, एक बार आपने लिखा है वो आपके दिमाग में छप जाएगा। बस क्या है, रिवीजन करते रहिए। एक बार लिखा आपने, उसका बार बार रिवीजन करिए, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करिए, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। क्या है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ हमारा, 1914 ईस्वी में हुआ। इस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। ये आपको इस चैप्टर में यही बताया जा रहा है कि जब बताइए जब कोई आपके खिलाफ खड़ा होगा तभी तो आप उसका विद्रोह करोगे, वरना आप ऐसे ही किसी के ऊपर विद्रोह कर दोगे। तो वही बताया जा रहा है पूरे चैप्टर के नाम से ही आप समझ जाएंगे क्या लिखा है, भारत में राष्ट्रवाद। तो ये क्या था, ये इस समय कौन राज्य कर रहा था हमारे ऊपर, अंग्रेज, ब्रिटिश शासन था। अगला क्या है, जो हमारे इसको अपने पॉइंट में लिखा है, अगर आप नोट्स देखेंगे जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, टेलीग्राम में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो ये हमारे पॉइंट्स में लिखा है, ठीक है, दिक्कत नहीं लेना, अच्छे समझते चलना है। जिससे अंग्रेजों का रक्षा व्यय खर्चे भारी इजाफा हुआ, ठीक है, जिससे जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अंग्रेजों को क्या हुआ, खर्चा हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, खर्चा हुआ था। अब बताइए जो उनकी सेना में भर्ती लिए थे, अब वो जब युद्ध पे जाएंगे, अब जाहिर सी बात है कि आप सभी सामने ही वालों को मारोगे, आप भी तो मरोगे ना, ठीक है, तो उसमें कई सारे लोग मारे गए, तो उनको क्या हुआ, बहुत घाटा हुआ था और भारी खर्चा हुआ था। इसकी भरपाई के लिए उन्होंने भारत पर टैक्स बढ़ा दिया था, ठीक है, भारत पर टैक्स बढ़ा दिया था। और क्या करा था इस पे, और करों की वृद्धि कर दी गई थी, आयकर की वृद्धि कर दी गई थी और टैक्स बढ़ा दिया गया था, यानी कि कर, ठीक है, कर यानी कि टैक्स बढ़ा दिया गया था। अब इसमें क्या कहेंगे आप, इसमें क्या कहेंगे, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसमें, अब आप कहेंगे ये तीर क्यों बनाया हमने, टैक्स बढ़ा दिया गया था, ठीक है, टैक्स बढ़ाने का, इंक्रीज का इसका और डिक्रीज को ऐसे लिख देंगे, ठीक है, बस इसका मतलब समझते जाइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम सब आपको बताएंगे, ठीक है, सब आपको बताएंगे। क्या है, टैक्स बढ़ा दिया था, किस लिए बढ़ा दिया था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें कई लोग उनके मारे गए थे, तो उनकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अब बताइए, जनसंख्या एक ही है, फसल उतनी उग रही है, अब पैसे उनको चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो क्या करेंगे, कर ही तो बढ़ाएंगे वो लोग, तो उन्होंने उन पर कर बढ़ा दिया, किस पे, भारतवासियों पर, और सीमा शुल्क बढ़ाया, यानी कि अब कहीं पे जाना होगा तो उसके लिए और अधिक शुल्क, यानी कि और अधिक पैसे देने पड़ेंगे। अगर जैसे कि यहाँ से अभी इलाहाबाद जाने में, कानपुर से इलाहाबाद जाने में 200 रुपए लग रहा है, ठीक है, 200 रुपए लग रहा, तो उन्होंने क्या करा, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 300 400 ऐसे बढ़ा दिया, दुगना कर दिया, उनका जो शुल्क था उसको दुगना कर दिया था उन्होंने। और क्या था, सीमा शुल्क बढ़ाया, ये भी प्रारंभ कर दिया, जिससे भारतीयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब बताइए, इतना सब कुछ कर दिया, क्या समस्या ही तो है ये, कर बढ़ा दिया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया और आयकर में वृद्धि कर दी, आयकर में भी वृद्धि कर दी। इसमें ये भी लिखिए, कर तो ये अलग हो गया, अब आयकर में भी
ठीक है, आयकर में भी वृद्धि कर दी गई। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ करा, देखिए, क्योंकि अब जब टैक्स जो हमारा कर था उन पे दोगुना कर दिया गया, तो ये उनके लिए समस्या है, भारतवासियों के लिए। क्यों? अब बताइए, जब वो उतनी, जब जरा से खेत है उनका, अब उसी में वो खेती कर रहे हैं, अब वो उसी में बेचेंगे भी, व्यापार भी करेंगे और खुद का भी घर चलाएंगे, तो वो पैसे कहाँ से देंगे एक्स्ट्रा? जितना था टैक्स, लेकिन उन्होंने उसको बढ़ा दिया, दोगुना कर दिया। अब बात करते हैं आगे की। 1913 से 1918 के बीच कीमत दोगुनी हो चुकी थी। अब आपको इसमें यह समझ में आना चाहिए कि कब कब सबसे ज्यादा महंगाई कर दी गई थी उसमें। 1913 से लेकर 1918 में, 1913 से लेकर 1918 में सबसे अधिक महंगाई थी। ये आपको इसमें समझ में आ जाएगा। 1913 में से 1918 तक सबसे अधिक महंगाई, सबसे अधिक महंगाई थी। ये आपको समझ में आ जाएगा। क्या था? सन 1913 से लेकर सन 1918 के बीच में सबसे ज्यादा महंगाई थी। जब सोचिए, अगर आपको आज देखिए, अगर कोई चीनी 20 रुपए किलो है, ठीक है, चीनी 20 रुपए किलो है, और उसी को आगे चल के क्या कर दिया उन्होंने? 40 रुपए कर दिया। अब बताइए, खेती उतनी हुई, कमा भी उतना ही रहे, 40 रुपए की चीनी कैसे खरीदेगा इंसान? तो ये क्या है, उन्होंने सब मतलब कीमत एकदम दोगुनी कर दी थी। और ये सबसे ज्यादा, सबसे अधिक महंगाई कब थी, किस कालखंड में थी? 1913 से लेकर 1918 के बीच में सबसे अधिक महंगाई थी उस समय में। ठीक है, उस समय में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तब की बात करी जा रही है। और गांव में सिपाहियों की भर्ती जबरदस्ती करवाई जा रही थी। अब सोचिए, जब उनके जो अंग्रेजों के लोग थे, प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग मार दिए गए, ठीक है, बहुत सारे लोग मार दिए गए। अब उनकी सेना क्या हो गई? छोटी हो गई। तो वो क्या करेंगे? अब जो जिस पर राज्य कर रहे हैं, भारत पर राज्य कर रहे हैं, अब क्या है, जब जो अंग्रेज कहेगा वो सुनना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहे थे? सेना में भर्ती ले रहे थे जबरदस्ती। ठीक है, जबरदस्ती क्या कर रहे थे? सेना में भर्ती ले रहे थे। इससे क्या हो रहा था? क्योंकि वो कह रहे थे हम सेना में भर्ती कर लेंगे तुम लोगों को, भारतवासियों को सेना में भर्ती करके, और प्रथम विश्व युद्ध, जो अगले युद्ध की लड़ाई थी, वो उसको लड़वाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि छोटी सी सेना से तो विश्व युद्ध तो नहीं लड़ा जा सकता ना। तो वो क्या कर रहे थे? सेना में जो उनकी थी, जबरदस्ती भर्ती करवा रहे थे। क्या है? जबरन भर्ती करवा रहे थे सेना में। ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगला क्या है? यही समाज में फसल भी बर्बाद हो गई। अब सोचिए, उनमें इतना सारा अत्याचार करा जा रहा, कर बढ़ा दिया गया, आयकर बढ़ा दिया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, और जो उनके अंग्रेजों के लोग मरे, तो वो क्या बोलते हैं, भारतवासियों को अपने उसमें ले रहे हैं सेना में, ताकि हम तुमसे अगले विश्व युद्ध की तैयारी करवा सके। ये भी कर रहे हैं उनसे। और अगला क्या है इसमें आ गया कि उनकी फसल भी बर्बाद हो गई। ठीक है, अब फसल भी बर्बाद हो गई तो उसकी भी तो भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, फसल भी बर्बाद हो गई तो उसमें क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा, सर्वाधिक महंगाई। अब यहां लिखेंगे जबरन भर्ती, सेना में जबरन भर्ती, जबरन भर्ती। अगर इसके पूरे नोट्स जो है आपको अगर पढ़ने हैं, हम आपको बार बार कह रहे हैं, टेलीग्राम में आप कमेंट में लिख दीजिए, टेलीग्राम में आपको नोट्स मिल जाएगा। क्या लिखा है? सेना में जबरन भर्ती। अब अगला क्या है हमारा? इसमें उनकी फसलें बर्बाद हो गई, तो अगला हम ये भी पॉइंट लिख दे रहे हैं, फसल बर्बाद हो गई। ठीक है, फसल बर्बादी। अगला हमारा क्या हो गया? पॉइंट्स में देखिए, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे नोट्स बनाया है तो आप पेपर टाइम में क्या करेंगे? बिल्कुल भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर खोलेंगे, और जो आपने पीडीएफ से पढ़ा है वो अलग होगा, लेकिन ये जो होगा आपके शॉर्ट नोट्स, ये आपकी 2 कॉपी बनेगी। ये होगी प्रैक्टिस कॉपी। प्रैक्टिस कॉपी पे ये आप लिखेंगे, उसमें रफ कॉपी में ये लिख दीजिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। पेपर टाइम क्या खोलेंगे? भारत में राष्ट्रवाद, उसमें पहली हेडिंग जो पहले हमने आपको समरी में पॉइंट वाइज बताए, वो आप भी लिखेंगे, वो नोट्स से लिख लेंगे टेलीग्राम वाले। लेकिन ये क्या है? ये आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपको टेलीग्राम में नहीं मिलेंगे, ये खाली वीडियो देखने पर मिलेंगे। वीडियो के साथ हम आपको इसको बनवाते जाते हैं, और इसको जल्दी से जल्दी याद करने का सबसे अच्छा मेथड होता है, क्या लिखा? प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग। अब इसमें क्या क्या आ गया? प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था। ये आपको समझ में आया? बिल्कुल, एक छोटा सा वर्ड लिखा और आपको पूरा समझ में आ गया। टैक्स बढ़ा दिया गया, आयकर बढ़ा दिया गया। 1913 से 1918 के बीच सबसे अधिक महंगाई थी। ये भी आपको उसमें लिखना पड़ेगा। किस हेडिंग के अंतर्गत? इस हेडिंग के अंतर्गत, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या लिखेंगे? सेना में जबरन भर्ती कराई जा रही थी। सेना में
जबरन भर्ती कराई जा रही थी, और सॉरी यहाँ फसल प्लस लिख दिया, ठीक है, फसल बर्बादी। अब क्या हुआ, फसल भी बर्बाद हो गई। अब सोचिए इतना तो उनको हानि दी जा रही थी, अब उनका क्या हो गया, फसल भी बर्बाद हो गई। फसल भी बर्बाद हो गई, तो अब फसल बर्बाद हुई तो उसका कुछ तो भरपाई होगी, कुछ तो भरपाई करना चाहिए सरकार को। लेकिन अब जो ये सेना भर्ती करी जा रही थी वो किसके लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए करी जा रही थी, क्योंकि विश्व युद्ध एक दिन दो दिन नहीं चलता है, आप सभी जानते हैं, इसको लंबा समय लगता है, तब ये विश्व युद्ध हमारा कई महीनों सालों तक की चलता रहता है। तो ये हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें कई सारे लोग मारे गए थे। तो क्या कर रहे थे, उसमें सेना में जबरन भर्ती कर रहे थे, और फसल बर्बादी भी हो गई थी। किसकी, भारतवासियों की फसल बर्बादी हो गई थी, और 1918 और 1921 में, ठीक है। ये आप कब बर्बादी हुई थी फसल की, 1918 से 1921 तक की। ये आपको याद कर लेना है, लिख दे रहे, ठीक है। फसल बर्बादी 1918 से लेके 1918 ठीक है। किसमें हुई थी फसल बर्बादी, ये आप लिख लीजिएगा। ये आप जब लिखेंगे ना तो टीचर को हाँ पता भी चलेगा कि हाँ आपको सन भी याद है। ये नहीं, ये सब बातें लिखनी अच्छी होती है, लेकिन आपको इससे समझ, वो जो टीचर देखेंगे वो उसमें आपको अगर ऐसे पॉइंट वाइज में लिखा होगा ना, तो आपको उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा उतना ही आप जवाब दे रहे हैं। तो यही सबसे अच्छा तरीका होता है। अगला क्या है, उनमें जो खाने की सामग्री थी। अब जाहिर सी बात है, जहां फसल बर्बाद हो चुकी है तो वहां पे क्या होगा, खाने की सामग्री में भी कमी आएगी। ये भी हो गया, तो इसमें क्या हो गया, खाने की सामग्री में भी कमी आ जाएगी, वो इसी के अंदर आ गया फसल बर्बादी के। अब आदमी जब उगाएगा नहीं तो खाएगा कैसे, ठीक है। जब वो खेती ही नहीं करा, खेती करा बर्बाद हो गई, तो जाहिर सी बात है खाने की सामग्री में भी कमी आ गई। अगला क्या है, उसी समय आपको बता दे, ये कोरोना महामारी ही नहीं, इससे पहले कई बीमारियों ने अपना यहाँ पे अपना परचम लहरा के वो चली गई। क्यों, देखिए जब एक बार पोलियो, प्लेग, और इससे पहले भी कई सारी बीमारियां आई थी, फ्लू टाइप की थी, और उसी से कई लोग मारे गए थे। और कई बार ऐसा हुआ है, ये कोरोना ये अब की बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इससे भयानक कई सारी महामारियां आई, और कई सैकड़ों करोड़ों लोगों को मार के, सैकड़ों लाखों लोगों को मारकर ले गई अपने साथ। क्यों, अब देखिए ये कोरोना में ही देखिए, कोरोना में वो कितने लोगों को मारकर ले गई। तो ये हमारा किसमें चला गया, ये हमारा इतिहास में चला गया। अब आने वाले समय में क्या होगा, जब बच्चे इसको पढ़ेंगे 8-10 साल बाद, तो उनको ये भी बताया जाएगा कि कोरोना महामारी भी आई थी। अभी स्टार्ट हो गया है बुक में, छोटे छोटे बुकों में अभी भी आने लगा है, ठीक है। लेकिन क्या है, हिस्ट्री में आने के लिए उसको कम से कम नहीं तो 8-9 साल लगेंगे, और अच्छे से चैप्टर दिया जाएगा खाली कोरोना के बारे में। तो क्या है, उस समय में हम लोग रह चुके हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, हम तो सब देख चुके हैं कि क्या क्या हुआ था, निवारण के लिए क्या क्या करा, बचाव के लिए उससे कैसे रहे हम लोग, और क्या क्या हम लोग ने उसके लिए, देखिए लॉकडाउन हुआ, ये सब आप जानते हैं। लेकिन ये सब क्या हमारा हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में चला गया। तो ये सब जब आने वाले समय में आगे वाली पीढ़ी पढ़ेगी, तो वो क्या पढ़ेगी, वो कोरोना को भी पढ़ेगी। वो क्या है, ये भयानक महामारी थी, और उसने कई लोगों को मारा था। तो हमारा क्या है, फसल बर्बादी 1918 से 1919 और 1920-21 के बीच में फसल बर्बादी हुई थी, ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं आगे, इसमें दुर्भिक्ष महामारी यानी कि फ्लू महामारी भी आई थी, इसमें लिख दीजिए फ्लू महामारी। अब महामारी बोल दिया। अब इसके लिए सबसे बड़ा जो हमारा सबसे भयानक वर्ड है, क्या है, महामारी यूज कर दिया गया है, जो हमारा कोरोना के समय में भी यूज करा गया था। कोरोना क्या है हमारे लिए, महामारी है, ठीक है। कोरोना हमारे लिए क्या है, महामारी। तो उस समय क्या था, फ्लू महामारी आई थी, उससे भी कई लोग मारे गए थे। कब, प्रथम विश्व युद्ध के समय। अगला क्या है, 1921 के जनगणना के मुताबिक क्या हुआ। अब बात करते हैं, उसमें लोगों की उम्मीद खत्म हो गई थी कि उनके हित में भी कोई काम करा जाएगा। अब देखिए उनसे क्या कहा जा रहा है, जबरन भर्ती करी जा रही है, महंगाई बढ़ाई जा रही है, और फसल भी बर्बाद हो गई है, और फ्लू बीमारी चल रही है। सोचिए
कितने सारे लोग मारे गए लड़ाई में, महामारी में और भुखमरी में, ठीक है, कितने सारे लोग मारे गए। तो ये क्या है, अब उनको उनकी उम्मीद भी खत्म हो गई थी कि उनके हित में भी कोई काम होगा और उस मुसीबतों कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी उम्मीद क्या थी कि ये मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ये उनका खाली वहम था। अगला क्या है, जो ये सब हुआ, अब इसके लिए किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा, ठीक है, अब इसके लिए किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा, तो वो हमारे कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। अब इस पर उन्होंने आवाज उठाना चालू कर दिया और सबसे पहला आंदोलन क्या चलाया, सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह चलाया। अब जो हमारा ये लिख लिया आपने, इसको लिख लीजिए। अब आप जब इसको उसमें पढ़ेंगे टेलीग्राम में, जब इसको आप टेलीग्राम में पढ़ेंगे तो इसमें देखिएगा, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करा। प्रथम विश्व युद्ध कैसे लिखा है, उसमें ऐसे लिखा है, देखिए हम बता दें। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। अब बताइए इतना बड़ा वाक्य लिखने की जरूरत है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ। टैक्स बढ़ा दिया गया, आयकर बढ़ा दिया गया। 1913 1918 भी सबसे अधिक महंगाई रही, सेना में जबरन भर्ती करी जा रही थी, किसके लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए। ये नहीं है कि रोजगार दिया जा रहा था, आओ हम सेना में भर्ती करा रहे तुम्हें पैसे देंगे, ऐसा नहीं है। क्या करा जा रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के लिए उनको जबरन भर्ती करा जा रहा था भारतवासी को। अगला क्या है, फसल की बर्बादी भी हो गई थी, और किस स्तर में हुई थी वो भी लिख दिया गया। और फ्लू महामारी, अब फ्लू महामारी आई है तो जाहिर सी बात है कई सारे लोगों को मारी, कई सारे लोग उसमें मर गए होंगे, तो वो भी इसमें बताया गया। अगला क्या है हमारा, अब बताइए इतना सब कुछ हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, अब कोई किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। किसने उठाया, हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने आवाज उठाई थी, ठीक है, गांधी जी ने आवाज उठाई थी, गांधी जी ने। अब कौन सा आंदोलन करा था, सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन। अब इसको रफ कर देते, इससे पहले आप इसको देख, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
लिखा है आपने, ठीक है। क्या है हमारा, लिख लिया होगा आपने। क्या है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग। इसमें हमारा इतने सारे ही पॉइंट है। अब आपने इसको लिख लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं। इसके आगे आते हैं, क्या था हमारा, सत्याग्रह किस लिए, सत्याग्रह आंदोलन के लिए। अब देखिए महात्मा गांधी जी ने क्या करा। महात्मा गांधी जी ने, अब बताइए कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी तो, कोई गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा ना। अब लेकिन ये नहीं कि कोई अकेला आदमी उसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो सब लोग मानेंगे, ठीक है, सब लोग मानेंगे, ये नहीं होगा। तो क्या होगा, सबको करना पड़ेगा, सबको आवाज उठानी पड़ेगी, अपने साथ एकजुट होकर सबको बोलना पड़ेगा, उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। क्या हमारा, सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का विचार। अब इसके ऊपर पॉइंट्स, अब इसके ऊपर बात करते हैं। क्या हमारा, सत्याग्रह पर विचार, सत्याग्रह पर विचार, सत्याग्रह पर विचार। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, अब इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं हमारी। अब देखिए ये इतना अजीब वर्ड लग रहा होगा, आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह होता क्या है, ये आंदोलन है तो जाहिर सी बात है इसके बारे में तो पता होना चाहिए सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह होता क्या है, सत्याग्रह का विचार है। अब इसमें क्या है, महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में थे, लेकिन वहां से वापस आ गए कब, 1915 ईस्वी में वो भारत आ गए। 1915 ईस्वी में वो भारत वापस लौटे थे। कहां से आप उसमें लिखेंगे, कहां से लौटे थे आप, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा, भारत लौटे थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब आपने इसको लिख लिया कब, 1915। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। अब आपको पता है सत्याग्रह आंदोलन किसने कराया था। अब बताइए, सत्याग्रह हेडिंग शुरू हुई और सबसे पहले नाम किसका आया, महात्मा गांधी जी का। और वो कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, लेकिन वो वापस आ गए क्योंकि वो भारतवासी थे। तो क्या वापस नहीं आएंगे, वापस आए कब, 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में वो भारत आ गए। अब वहां उन्होंने एक नए तरह का जन आंदोलन, ठीक है, रास्ते दक्षिण, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में क्या था, वहां नस्ल भेद हो रहा था। तो वो क्या कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे वहां पे भी, कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे भी एक क्या हो गया, उनको आंदोलन करना है, कौन सा, सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन करना है। और दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा था, नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लॉ लिया। मतलब वहां पे भी उन्होंने सफलतापूर्वक आंदोलन करा और उनकी सफलता हुई किसमें, आंदोलन में, क्योंकि वो नस्ल भेदी सरकार थी, नस्ल भेदी सरकार थी। अगला क्या हमारा, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ठीक है, भारत आने के बाद कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अब बात करते हैं किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चला है, लेकिन उनके अंदर कुछ पॉइंट्स है वो भी हमको पढ़ते चलना है। क्या है हमारा, भारत वापस आए। अब क्या करा उन्होंने, भारत में उन्होंने कई राज्यों पे किन किन जगहों पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन करा है। अब बात करते हैं उन स्थानों की, ठीक है, उन स्थानों की। उन्होंने नस्ल भेदी सरकार का भी विरोध करा था, कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में। वो भी लिख देते हैं वरना आप भूल जाएंगे, ठीक है। नस्ल भेदी सरकार। अब बताइए इसमें क्या समझ में आ रहा होगा आपको, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में क्या था, नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ। अब इसमें क्या लिखा है, ये आप लिख सकते हैं, कौन थे हमारे महात्मा गांधी जी, विरोध में थे। क्या करा, वहां पे भी उन्होंने आंदोलन करा। अब बात आती है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, इसमें बात करी जा रही है सत्याग्रह पर विचार। तो सत्याग्रह कहां पर हुआ था, भारत में हुआ था। तो भारत में, अब पूरे भारत में तो नहीं हुआ था, कुछ राज्यों पर हुआ था। तो उन राज्यों मतलब उन जगहों की बात करते हैं यहाँ पर सत्याग्रह
आंदोलन हुआ था। अब इसके अंदर की बातें जानते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहे हैं, जरा से भी आपको गलत नहीं लिखना है। नोट्स भी पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा, ये आपके रिवीजन के लिए हो जाएगा। और जब जब भी आपको लगे हाँ हम चैप्टर भूल रहे, तो ये हमारा रफ जो आप बनाएंगे तो उसमें आप ये शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे सत्याग्रह पर विचार, क्या क्या हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटे थे महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से नस्लभेदी सरकार के विरोध में थे। कौन? महात्मा गांधी थे। और सत्याग्रह आंदोलन के निम्न स्थान है। अब बात करते हैं उन स्थानों पर और क्या क्या हुआ और किस लिए सत्याग्रह आंदोलन करा। अहमदाबाद में किसी और के लिए और किसी और के विरोध में, यानी अहमदाबाद में किसी और चीज को लेकर विरोध में थे और अलग अलग जगह पे अलग अलग विरोध को लेकर उन्होंने क्या करा। अब बिहार के चंपारण में बागान व्यवस्था के खिलाफ, बिहार के चंपारण में। अब बार बार हम इसको आपको इसलिए बोलते हैं ताकि आप इसको याद कर लो। कहां पे होगा? बिहार के चंपारण में, ठीक है, बिहार के चंपारण में। अब ये किस लिए हुआ? ठीक है, ये किस लिए हुआ? बिहार के चंपारण में ही क्यों हुआ? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक हमने आपको उसको बताया नहीं। क्या है? बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान व्यवस्था के लिए, दमनकारी बागान व्यवस्था। अभी आपको बागान जो शब्द है हमारा, इसका अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये भी आपको बताएंगे। क्या है? बिहार के चंपारण में किसके लिए बागान लिख दे, डायरेक्ट बागान के बारे में आपको बता दें कि पूरा लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। ताकि क्या है? दमनकारी बागान, इससे आपको याद रहेगा। दमनकारी बागान। अब आप कहोगे कि हमने ये तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आप कहोगे हमने दमन तो हम समझते हैं कि हाँ, अगर कोई भी किसी नियम का उल्लंघन कर रहा था, उससे बिना किसी पूछताछ के, बिना उसकी सुनवाई के उसको क्या कर लिया जाएगा? उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या था, उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज कोई सा भी नियम बना देंगे। अगर उसका हिंदू उल्लंघन कर रहे होंगे तो मतलब जो भारतवासी उल्लंघन कर रहे होंगे तो उनको क्या करते थे? वो बंदी बना लेते थे। तो वैसे ही बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान। अब बागान आप समझ लीजिए, बागान जैसे कि कोई स्थान है, ठीक है, कोई स्थान है। अब उसके अंदर जितने लोग आएंगे, अब इसके अंदर जैसे कि यहाँ से कोई आ रहा, यहाँ से कई सारे लोग आ रहे हैं। ये एक छोटी सी पार्क नहीं है, इसमें कई सारा, कोई छोटा सा पार्क नहीं है, इसमें एक बड़ा स्थान है। अगर यहाँ पर कोई आता है, यहाँ पे नियम लागू करा गया है दमनकारी बागान का, तो यहाँ पे कोई अगर आ रहा है तो वो क्या करेगा? अब यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, आएगा तो अपनी मर्जी से जाएगा नहीं, लेकिन क्या है, आ तो जाएगा यहाँ से, लेकिन क्या है, दमनकारी बागान। अब उनको अपने परिवार से मिलने भी नहीं दिया जाएगा, अब वहीं रहना पड़ेगा और वहीं उनको खेती करके खुद खाना पड़ेगा, लेकिन क्या है, उनको अपने परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा। वो एक तरफ से कारावास ही है। अब बताइए, कोई अपनी बिना इच्छा के कहीं जा नहीं सकता, तो वो क्या है, कारावास ही है उसके लिए। तो वो क्या करते थे? दमनकारी बागान। तो इसका मतलब आप इससे ये समझ लीजिएगा, इसलिए हमने ये बना दिया बॉक्स छोटा से। क्या है, एक स्थान पर अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अगर उसमें प्रवेश करता है तो वो अपनी इच्छा अनुसार वापस जा नहीं सकता है, ठीक है। वो क्या है, अब आपने उनके नियम का उल्लंघन करा तो आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। तो उसका मतलब क्या है, तो वो उनको बंदी बना लेते थे, वहां से जाने नहीं देते थे, ठीक है। ना उनको परिवार से मिलना, ना कुछ, ठीक है। वहां पे रहना है आपको, वहीं अपनी खेती करनी है, वहीं पे खाना चाहिए। कोई छोटा सा स्थान नहीं है, बहुत मतलब किसी स्थान पर जितने भी लोग आएंगे तो उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। सीधा सा मतलब यही है, दमनकारी बागान का अर्थ यही है। बागान मतलब आप वो मत समझ लीजिएगा जहां पर चाय की खेती होती है, वो नहीं है। यहाँ पे बागान का अर्थ कुछ और ही है, ठीक है। वो हमने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं, इसमें क्या था, 1917 में गुजरात में खेड़ा जिले में। अब ये कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। ये आपको लिख दीजिए, 1916 नहीं लिखा, सॉरी, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा। सन याद करते चलिए, सन का सबसे अच्छा तरीका घटना से आप याद रखिएगा, तभी आप याद कर पाओगे इसको, ठीक है।
घटना से याद करिएगा, बिहार के चंपारण में क्या हुआ था, दमनकारी बागान, बागान का अर्थ हमने डायग्राम आपको बना दिया ताकि आप बागान का अर्थ ना भूले। आप इसको पेन से लिखिएगा, लेकिन कोई सी भी पेंसिल लेके छोटा डायग्राम बना दीजिएगा, आपको उससे याद आ जाएगा कि हाँ हमने क्या कहा था। क्या कहा था, किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इच्छा अनुसार आ जाता है तो उसको जाने नहीं दिया जाता है, अंग्रेज उसको क्या कर लेते, बंदी बना लेते। अगला हमारा क्या है इसी में, अगला पॉइंट है 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसान की मदद करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, किसान की मदद, अब किसान की मदद क्यों करेगा आदमी, किसान की मदद क्यों करेगा, ठीक है, किसान की मदद इसलिए करेगा क्योंकि वो फसल की मतलब बढ़िया से देख रेख करके उसको उगाता है और फसल काटता है, और जब उसको बेचता है, अब उसको मन चाही रकम नहीं मिल रही है उसमें, तो वो क्या करेगा, आंदोलन ही तो करेगा, अब उसके खिलाफ आवाज ही तो उठाएगा। उनके पास एक अच्छा तरीका आ गया था कि हाँ सब लोग मिलकर आप आंदोलन करोगे तभी इसका निवारण होगा। तो वो क्या करते थे, हर बात पे नहीं कि अगर किसी से आपने पानी मांगा, अगर आप उसने पानी नहीं दिया तो उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया, ऐसा नहीं होता है ना। अब सोचिए, अब ये बड़ी समस्या है कि वो किसानों की मदद कर रहे हैं क्योंकि वो जब फसल दे देते तो उसकी भरपाई करने के लिए तो भी उनको चाहिए। अब जब भरपाई करने के लिए जब सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे तभी वो आएंगे, ठीक है, तभी वो उनका निवारण करेंगे। बिहार में किस लिए हुआ था, दमनकारी बागान के लिए हुआ था 1916 ईस्वी में, मतलब 1916 में। अब उसके आगे क्या, 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसान की मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन लिख दिया, बार बार हम नहीं लिखेंगे, लेकिन हम इस हेडिंग के अंतर्गत है तो आप समझ जाइएगा हाँ इन स्थानों पर हुआ है। तो क्या लिखेंगे, गुजरात के खेड़ा में किस लिए, किसान की मदद। उन्नीस सौ 1917 में, सन याद करते चलिए, बिल्कुल सिंपल सा। 1915 में वापस लौटे थे, 1916 में बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान के लिए आंदोलन करा था। और अगला हमारा क्या है, गुजरात में खेड़ा में किसान की मदद के लिए उन्होंने आंदोलन करा था। इसको लिख लीजिए आप, इसको लिख लीजिए। समझ में आया आपको, समझ में आया होगा, बिल्कुल छोटे पॉइंट में आपको बताते चल रहे हैं। बताइए, इतने बड़े बड़े टॉपिक है, जब आप बुक खोल के बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। गुजरात के खेड़ा में किसान की मदद के लिए 1917 में क्या करा गया था, सत्याग्रह आंदोलन। इसीलिए हमने इसके अंदर में बता दिया, क्या सत्याग्रह के अंदर में क्या क्या हुआ, ये सब बातें हुई किन किन स्थानों पर, बिहार में, गुजरात में। अब अगले स्थान, अगला कौन सा स्थान है जहां पर सत्याग्रह आंदोलन हुआ, वो कौन सा स्थान है, क्या हो गया, 1917 में किसान की मदद के लिए। और अगला क्या है हमारा, फसल खराब हो जाने के कारण, फ्लू महामारी के कारण खेड़ा जिले में किसान में लगान चुकाने की हालत नहीं थी। अब बताइए, इतनी वहां पे महंगाई बढ़ गई, ठीक है, लोग कम कर दिए गए, सेना में भर्ती हो गई, फ्लू महामारी आ गई। अब बताइए, उनको टैक्स भी चाहिए, जरा सी मतलब इतना सब कुछ हो गया। अब बताइए, वो कमा के खाने भर का उनके पास पैसा नहीं, अब लेकिन उनको क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, उनको कर चाहिए, लेकिन वो नहीं दे पा रहे, ठीक है, टैक्स नहीं दे पा रहे। तो ये क्या करा था उन्होंने टैक्स जो लगाया था उनपे, उससे मुक्त होने के लिए उन्होंने आंदोलन करा था, ठीक है। किसने, किसानों ने नहीं चाहते थे, और लगान की वसूली में ढील मांगनी चाहते थे। क्या था, लगान की वसूली में ढील चाहते थे, यानी कि लगान की वसूली कम कर दी जाए या फिर हटा ही दी जाए, लेकिन हटा नहीं सकते थे ना। किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को, हम देश की बात कर रहे हैं, अगर सभी लोग टैक्स दे रहे तो वो देश अच्छे से विकसित होगा और आगे चलता रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब उसमें से लोग टैक्स ही नहीं दे रहे तो वो देश क्या विकसित करेगा। सरकार खुद तो पैसा छाप के अपना नहीं लगाएगी, क्या करेगी, वो टैक्स ही लेती है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरा हो गया है, दूसरा इतने कठिन समय में उनसे क्या लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है। तो वो किसके लिए, लगान में ढील के लिए। ये आप लिख लीजिए, क्या है, लगान में ढील, ये लिख लीजिए आप, लगान में ढील के लिए। ये आपको लिखने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आप जैसे ही ये वर्ड पढ़ेंगे कि हाँ लगान में ढील, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे लगान होना है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे लगान लगा हुआ और उसमें किस लिए ढील चाहिए। क्योंकि अब बताइए, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति कैसे वो अपना लगान भर सकता है। अब बताइए, इतना कर हो गया उनके ऊपर,
इतना बढ़िया टैक्स लगा दिया गया कि बताइए दोगुना कर दिया गया है टैक्स। अब वो कैसे देगा बताइए? वहां पे महामारी फैली है अलग, फसल बर्बाद हो चुकी है अलग, और उनके लोगों का दमन करा जा रहा है। किसके? बागान के द्वारा। ये बात आपको नहीं बोलनी है। बागान मतलब क्या होता है? लोगों का दमन करा जा रहा था। दमन यानी कि बिना किसी सुनवाई के आपने उनके नियम का उल्लंघन करा, आपको तुरंत जेल। ठीक है, आपका ना वकील होगा ना पुलिस होगी, कुछ भी नहीं होगा, आपको तुरंत जेल। ठीक है, तुरंत जेल हो रही थी। अब अगर वकील करते भी कैसे? कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं। अब उसमें क्या था? अंग्रेजों को ही क्या वकील बनाते हैं? अंग्रेजों के ही। लेकिन क्या करते थे वो लोग? क्या करते थे? उनके नियम का उल्लंघन करा, आप तुरंत जाओ उसके अंदर, क्या जेल के अंदर जाओ तुरंत, बिना आपकी किसी सुनवाई के। और 1918 में अहमदाबाद में, ये आपको बिल्कुल सीक्वेंस याद करना है। कहा? 1916 में बिहार में, चंपारण में, गुजरात में, 1917 में लगान में ढील। लगान में ढील किस लिए चाहिए वो भी हमने बता दिया। अब अगले कहां पे आता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। अब ये भी तो पूछिए अहमदाबाद में क्यों हुआ? ठीक है, इसमें क्या हुआ? बिहार के चंपारण में दमन चक्र के लिए हुआ, गुजरात में किसान की मदद के लिए हुआ। ये तो लगान लिखा ही हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अहमदाबाद में किस लिए हुआ सत्याग्रह आंदोलन? किस लिए हुआ अहमदाबाद में? अहमदाबाद में किस लिए हुआ? मजदूरों के बीच आंदोलन हुआ था, ये सूती कपड़ा को लेकर। किसको? सूती कपड़ा को। सूती कपड़ा के कारखानों के मजदूरों के बीच आंदोलन चलाया गया। मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा था। क्या है? उनसे जितना समय, कोई भी समय की सीमा नहीं है और वेतन उनको देना नहीं है। वो अपने मनचाहे काम करवा रहे थे, वहां पे जितनी देर चाहे उनसे कपड़े बनवाते थे। ठीक है, सूती वस्त्र के कारखानों में रात दिन आदमी लगा हुआ है, लेकिन क्या है? उसको वेतन नहीं देना है, काम करवाना है उससे जब तक जिंदा है। ठीक है, तो क्या कर रहे थे? उसके लिए वो लोगों ने आंदोलन करा। क्या वो लोग वहां पे काम करते थे कारखानों में सूती वस्त्र का। अब उसके बाद क्या है? उनको वेतन नहीं मिल रहा था। अब इसके खिलाफ अगर कोई एक व्यक्ति गया तो वो लोग तो उसको मार भी देंगे, तो कोई पता नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या करा? अब उसमें सैकड़ों लोग जा रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग जा रहे हैं, तो अब उनको उनकी बात माननी पड़ेगी। आप एक को मार सकते हो, दो को मार सकते हो, 10 को मार सकते हो। ठीक है, जब हजारों लाखों लोग आ जाएंगे आपकी बात को नकारने के लिए, तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उनका ज्यादा गर्म दल है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के बीच आंदोलन हुआ। मजदूरों ने आंदोलन करा। ठीक है, मजदूरों ने आंदोलन करा। अब बताइए पहले कपड़े कितने बनते थे, और उसमें लाखों की संख्या में तो होते ही थे। ठीक है, कारखानों में हजारों लाखों लोग होते ही थे कारखानों में। किसमें? सूती कपड़ा के कारखानों में। आप लिख लीजिए अहमदाबाद में किस लिए हुआ? सूती कपड़ा कारखानों में। अब आपको हम बार बार ये नहीं बताएंगे हाँ यहाँ सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा, कारखानों लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। कारखानों, ये क्या लिखा है? सूती कपड़ा कारखानों में। कहा? अहमदाबाद में। अब इसका भी हम आपको सन बता देते, लेकिन क्या है, ये किसके अंदर अंतर्गत है? सत्याग्रह आंदोलन के निम्न स्थान है। क्या? बिहार, गुजरात, अहमदाबाद। अब इसको ये कब हुआ? 1918 में। सीक्वेंस चल रहा है कि नहीं? 15 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, सत्याग्रह आंदोलन करा बिहार में 1916 में, और गुजरात में 1917 में, और अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि सत्याग्रह आंदोलन हुआ, ये इसके अंतर्गत ही ये सब बातें आ रही, तो आपको ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? कि सत्याग्रह कर दिया, वहां पे जाके सत्याग्रह कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? सत्याग्रह। इसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन क्या है, इसका अर्थ भी है अपने में। जैसे कि हम आपसे कहें असत्य। ठीक है, असत्य आंदोलन। लेकिन इसका इस प्रकार का कोई आंदोलन था नहीं, लेकिन हम आपसे असत्य बोलेंगे तो क्या है? ये झूठों का आंदोलन है। ठीक है, झूठों का आंदोलन। कैसे? अब उसमें सब झूठे लोग हैं कि हाँ वो झूठे, उनसे क्या चाहिए कि उनको कर माफ करवाना है, बल्कि उनके पास पैसा रखा है, तो क्या है? झूठों का आंदोलन है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? क्या इस प्रकार का वर्ड बना ही नहीं, तो ये क्या है? लेकिन इससे आप समझ जाएंगे कि असत्य आंदोलन तो मतलब उसमें झूठे लोग होंगे, कुछ
टोली होगी उन लोगों की, वो लोग आंदोलन करें। तो वैसे ही हमारा सत्याग्रह आंदोलन भी है, लेकिन सत्याग्रह का मतलब आप ये नहीं बोलेंगे कि सत्याग्रह, ठीक है, ट्रू प्लेनेट ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन सत्याग्रह का अर्थ होता है, उसको भी बात करते हैं, क्योंकि सत्याग्रह पर टिप्पणी करिए कभी कदार अगर आपसे पूछ दिया गया तो आप जानते नहीं हो सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो कैसे आप लिखोगे। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत लिख लीजिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम आपको इसके आगे लिखवाते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए। सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, आपको अर्थ भी बताएंगे सत्याग्रह होता क्या, सत्याग्रह होता क्या है ये भी आपको बताया जाएगा। सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं, अब ये सत्याग्रह विचार ही क्यों लिखा है, ठीक है, सत्याग्रह विचार ही क्यों लिखा है, ये इसका अर्थ होता है सत्याग्रह विचार के अंदर सत्य को लेकर, अगर सत्य को लेकर अगर कोई आवाज उठा रहा है तो क्या हो गया, कई सारे लोग आवाज उठा रहे तो वो क्या हो गया, सत्याग्रह आंदोलन हो जाता है। तो इसका सही अर्थ क्या है, सत्य को लेकर, सत्य की शक्ति पर आग्रह, सत्य की शक्ति पर आग्रह, ठीक है, यानी कि वो सच के खिलाफ आवाज उठा रहे, सत्य की शक्ति पर आग्रह, और इसी को ही कहा जाता है खोज पर जोर दिए जाना है। इसका ही अर्थ होता है क्या, सत्याग्रह। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आप संघर्ष और अन्याय को मिटाने के लिए क्या है, मिटाने के लिए खिलाफ हो, तो उसके उत्पीड़कों को मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल, यानी कि आपको लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है ना, उसके लिए आपको शस्त्र चाहिए। अब जब आपको लड़ाई नहीं करनी तो शस्त्र की बात ही छोड़ दीजिए, क्या है ना, उसके लिए आपको लड़ाई करनी, यानी कि शारीरिक बल की आवश्यकता होती है ना, खाली किसकी, प्रतिरोध की भावना और आक्रमण का सहारा लिए बिना, ठीक है, आक्रमण का सहारा लिए बिना खाली सत्याग्रह ही राह पर, ठीक है, सत्याग्रह की राह पर चलते जाइए, आपको निश्चित ही सफलता मिलती है, इसमें यही कहा गया है, ठीक है। सत्याग्रह के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं, ठीक है, अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इससे दमनकारी शत्रुओं की चेतना को झिंझोलना, यानी कि उनको भी जगाना था कि उठो, अपने जो हक है उसकी लड़ाई लड़ो, ठीक है। क्या है, सत्य की शक्ति के लिए आग्रह ही होता है हमारा क्या, सत्याग्रह, जिसमें आप बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी खून खराबे के, क्या हम उसमें अपने कई सारे लोगों को इकट्ठा करके उसके खिलाफ आवाज करेंगे और वो हमारी बात को जरूर मानेंगे। सोच लीजिए, जब आपके सामने लाखों लोग हैं और आपकी बात का विरोध कर रहे हैं, तो आपको उनकी बात को भी सुनना पड़ेगा, ठीक है। आप अकेले हो और लाख लोग आपके सामने खड़े हैं और आपकी बात को अगर गलत साबित कर दिया है तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। तो वैसे ही इतने सारे लोग जब जाते थे वहां पे तो उनकी बात को मानना पड़ता था, क्या उनकी बात को मानना पड़ता था। यही हमारा सत्याग्रह का अर्थ, और इसको अच्छे से पढ़ना है तो इसको जरूर आप टेलीग्राम के लिए मैसेज जरूर करिएगा कमेंट में कि आपको इसके नोट्स चाहिए, ठीक है, तभी हम आपको इसके नोट्स भेज पाएंगे, ठीक है। अगर हम जबरदस्ती भेज दें और आप उसको पढ़ो ही ना तो फिर हमारा बताना, वीडियो बनाना और वैसे भी व्यर्थ होगा। लेकिन क्या है, जो जिनको पढ़ना होगा वो जरूर कमेंट करेंगे, उनको हम जरूर नोट्स जरूर भेजेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। क्या हमारा रॉलेट एक्ट, इसके बाद क्या आता है, रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह आंदोलन, इसका अर्थ क्या होता है, किन किन जगहों पर यह हुआ, यह हमने बता दिया। अब इसके बाद क्या आता है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, इसको भी लिख लीजिए, रॉलेट एक्ट। अब आपसे कोई भी पूछेगा सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है तो आप बता सकते हो, सत्य की शक्ति के लिए आग्रह, सत्य की शक्ति के लिए आग्रह करना, यानी कि किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहे, चलो हमारे साथ सच बोलो, चलो हमारे साथ सच बोलो। क्या है, वो अपनी सहानुभूति से, अपनी इच्छा से खुद आकर आपके साथ खड़े होंगे तो खुद ही सत्याग्रह क्या हो जाएगा, विचार हो जाएगा। सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं, इसका मीनिंग हमने आपको, इसका अर्थ आपको बता दिया है। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट की, इसमें क्या आता है, रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बनाया था जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाता था। अब आपको ये समझ में आ गया होगा ये कब बना था, 1919 में। समझ में क्या हो गया होगा, क्योंकि हम आपको जरूर बता रहे थे ये कब हुआ है, लिख लीजिए। अब आपको याद करने जरूरी, क्या लिखेंगे हेडिंग में, रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है। एक जो क्वेश्चन हमारा होता है एक तरफ से, अगर बहुकल्पी पूछा गया रॉलेट एक्ट कब हुआ, 1919 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था रॉलेट एक्ट लागू, मतलब उनका क्या था, नियम था, जो उनका नियम कानून था जो उन्होंने बनाया था अंग्रेजों ने, तो ये क्या था,
1919 में अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश शासन ने एक कानून लागू किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट कानून लागू किया। बात करते हैं ये होता क्या है। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना, ठीक है, सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना, यानी कोई भी उनके विरोध में है तो उनकी बात ना मानना, ठीक है, यही था रॉलेट एक्ट, ठीक है। उनके खिलाफ जो भी बातें कर रहे हैं वो उनको नहीं मानेंगे, यही था रॉलेट एक्ट, कुछ और नहीं था, यही था रॉलेट एक्ट। और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में। अब बताइए राजनीतिक क्यों लिखा गया, अब बताइए इसमें राजनीति की क्यों लिखा गया। क्योंकि जब वहां के जो लोग नेता चुनते थे तो वो अपने भारतीयों को ही चुनेंगे, ये नहीं कि अपने जो अंग्रेज है उनमें से राजा चुनेंगे। क्या अपने उसमें जो उनका जो लीडर होते थे, जैसे कि अगर कई सारे लोग हैं तो उनके जो राज्य में जो लीडर होता था उसी को वो क्या मानते थे, अपना सब कुछ मानते थे और उसी के अनुसार वो अपना काम करते थे। क्या है वो राजनीतिक के जो नेता थे उनको बिना किसी सुनवाई के क्या करते थे, जेल में डाल देते थे। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए। अब सोचिए, बिना मुकदमे के कोई जेल में रह रहा है, सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। अगर आज किसी को किसी जेल में डाला जाता है तो वो पूरी अपने जोर शोर लगा देता है कि हमें किस लिए जेल में डाला गया है। अगर कोई गलती करके गया है तो फिर जायज है, अगर बिना किसी गलती गया है तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि हम यहाँ से बाहर निकले। तो हमारा रॉलेट एक्ट में यही हो रहा था कि जबरदस्ती लोगों को क्या कर रहे थे, 2 साल के लिए राजनीतिक नेताओं को क्या कर रहे थे, 2 साल के लिए जेल में डाल रहे थे। तो इसको हम कैसे लिखे, अपने जो नोट्स है शॉर्ट नोट्स उसमें कैसे लिखेंगे। पहला हमने लिख दिया क्या था, 1919 में ये लागू करा गया था और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 साल तक राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक क्या लिखा है, 2 साल तक राजनीतिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अब इसको जब आप अच्छे से पढ़ना होगा तो आप नोट्स में देखिएगा, लेकिन क्या है, अगर खाली इसको याद करना है कि हाँ इस लाइन में लिखा क्या था, तो आप इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड में क्या लिखेंगे, 2 साल तक राजनीतिक नेताओं को जेल में डाल दिया था। इसमें किसमें, रॉलेट एक्ट के तहत क्या था, राजनीतिक नेताओं को जेल में डाल दिया था। अगला क्या है हमारा, इसमें जो उनकी राजनीतिक गतिविधियां थी उसको कुचलने के लिए, तो ये भी आप लिख लीजिए, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए। ये आपको समझ में आ रहा हो, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए। और 2 साल तक राजनीतिक नेताओं को जेल में डाल दिया जा रहा था बिना किसी मुकदमे के, सोच लीजिए, बिना किसी मुकदमे के। और अगला क्या है, महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण, अब बताइए ये क्या न्याय है, क्या ये अन्याय ही है, अन्यायपूर्ण कानून को के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, ठीक है, नागरिक अवज्ञा चाहते थे इस कानून को लेकर किसको, रॉलेट एक्ट को लेकर महात्मा गांधी ने क्या करा, महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानून को निरक्षक के खिलाफ क्या करा था, उन्होंने आवाज उठाई थी। किसने, महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और खिलाफ अहिंसा ढंग से। हिंसा और अहिंसा में आपको अंतर समझ में आ रहा है। हिंसा गलत है, हिंसा क्या है, लड़ाई झगड़ा करना। अहिंसा क्या है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांति से रहना, अपने से मतलब रखना, ठीक है। ये नहीं होना सेल्फिश हो जाना, स्वार्थी नहीं हो जाना, मतलब अपने से मतलब रखना, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना और अपनों के साथ रहना मिलजुल कर। और हिंसा, लड़ाई झगड़ा करना, अपने आसपास ही लड़ाई कर रहे तो ये क्या है, हिंसा है। और खुद मिलजुल कर रह रहे तो क्या है, अहिंसा। तो क्या अहिंसा ढंग से अवज्ञा चाहते थे, कौन, महात्मा गांधी।
इस क्या एक्ट के तहत, एक्ट से आप समझ जाएंगे रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी इस एक्ट के तहत, एक्ट किसके, रॉलेट एक्ट के तहत अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा खिलाफ लिखिए, नागरिक अवज्ञा चाहते थे, नागरिक अवज्ञा चाहते थे। यही उनका क्या था कि इस एक्ट को हटा दिया जाए, इस एक्ट को हटा दिया जाए। अब बताइए किसी को बिना किसी कारण के आप जेल में डाल दोगे, किसी को बिना कारण के क्या आप जेल में डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि इसको क्या चाहते थे, नागरिक अवज्ञा चाहते थे महात्मा गांधी जी। ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, याद हो जाना चाहिए अच्छे से, क्योंकि बताइए चाहते थे, ठीक है, क्या है, चाहते थे, क्या, नागरिक अवज्ञा चाहते थे। अब बताइए इसको याद करने के लिए क्या टाइम लगेगा, जिस हिसाब से हम लिखवा रहे हैं ना, अगर आपने इसको घर में एक बार पढ़ लिया ना 5 से 6 मिनट आपको याद हो जाएगा पूरा। रॉलेट एक्ट भी याद हो जाएगा, सत्याग्रह भी याद हो जाएगा, उससे पहले की भी बातें याद हो जाएंगी। आपको अच्छे से बताते जा रहे कहानी फॉर्म में क्या क्या हुआ, किस लिए हुआ और किन किन स्थानों पर हुआ, सब आपको बताते जा रहे। अगला क्या है, इसके लिए रॉलेट एक्ट सत्याग्रह प्रारंभ करा गया कब, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। सत्याग्रह आंदोलन है किसका, महात्मा जी का, और वो किसके प्रति है, रॉलेट एक्ट को लेकर, रॉलेट एक्ट को लेकर सत्याग्रह आंदोलन करा गया कब, 6 अप्रैल को। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखा है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन 6 अप्रैल को। अगर अब इसके अंदर जितनी भी बातें थी हमारी इसके अंदर ही कवर हो गई। क्या था, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए 2 साल तक राजनीतिक नेताओं को जेल में डाल दिया महात्मा गांधी ने। इस एक्ट के खिलाफ नागरिक अवज्ञा चाहते थे और रॉलेट एक्ट के लिए सत्याग्रह कब शुरुआत करी गई थी, रॉलेट एक्ट के लिए जो आंदोलन शुरुआत करी गई थी 6 अप्रैल को करी गई थी। आपको डेट भी बता दिया गया है। अगला क्या है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में लोगों ने, रॉलेट जो एक्ट था उसके सत्याग्रह के विरोध में लोगों ने क्या क्या किया, ये भी बात आपको बताते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर इसको रफ करके उसके अंदर बताते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विरोध में लोगों ने क्या करा, क्या क्या करा उसके लिए, रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह के विरोध में उन्होंने क्या करा, अपनी दुकानें बंद कर दी, ठीक है। जो उनकी दुकानें थी वो उन्होंने बंद कर दी और रैली और जुलूस लगाने लगे, रैली और जुलूस में जाने लगे लोग, रैली और जुलूस में जाने लगे किसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह के लिए। क्या लिखा, रैली और जुलूस का आयोजन करा और दुकानें बंद कर दी। तो क्या क्या बातें लिखेंगे इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें लिखेंगे, बिल्कुल पॉइंट बना के लिखेंगे। दुकानें बंद कर दी, ठीक है। अगला क्या है हमारा, दुकानें बंद कर दी। अब अगला क्या है हमारा, रैली और जुलूस आयोजित किया, ये भी लिखिए। मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए, बिल्कुल सिंपल सिंपल। जब आप इसको एक बार नोट्स पढ़ेंगे, पहले जो टेलीग्राम में भेजे जाएंगे उसको, और फिर एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप बुक के क्वेश्चन देखिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन के जवाब मिलते जाएंगे यहाँ से। क्या लिखा, रैली और जुलूस आयोजित करा, दुकानें बंद कर दी थी, किसमें, रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में लोगों ने, रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में लोगों ने क्या क्या करा, दुकानें बंद कर दी और रैली और जुलूसों में जाने लगे। और सभी लोग हड़ताल पर चले गए, कब,
इसमें भी हड़ताल भी लिखिए, हड़ताल भी लिखिए। रैली और जुलूस तो ठीक है, हड़ताल भी लिखिए, ठीक है, हड़ताल भी लिखिए। ये हो गया हमारे क्या क्या, दुकानें बंद कर दी, रैली और जुलूस आयोजित करा उन्होंने, और हड़ताल कर दी, हड़ताल भी कर दी, ये भी लिख दीजिए, हड़ताल पर चले गए। बिल्कुल अच्छे से पॉइंट्स हो गए हमारे। अब ये हमारे किसके अंतर्गत आ गया, रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में लोगों ने क्या क्या करा, दुकानें बंद कर दी, रैली और जुलूसों का आयोजित करा गया, हड़ताल पर चले गए, और अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं ने हिरासत में ले लिया गया। ठीक है, अमृतसर के बहुत सारे राजनीति जो स्थायी नेता थे, जो मतलब कई छोटे छोटे स्थानों पर जो छोटे छोटे नेता होते हैं, उनको क्या कर लिया, हिरासत में ले लिया था। किसने, अंग्रेजों ने हिरासत में ले लिया था। किसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया, ये भी लिखिए। अमृतसर में स्थानीय नेता को हिरासत में ले लिया। अब आपको इसमें क्या है, रॉलेट एक्ट के तहत है, तो इसलिए हमने क्या लिया, खाली अमृतसर में स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया। किसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया। क्या क्या हो गया, हमारे 4 पॉइंट हो गए। ये आपको याद कर लेना, इसमें क्या क्या हुआ। और क्या हुआ, गांधी जी का जो प्रवेश था, गांधी जी का प्रवेश निषेध कर दिया गया। कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए। मतलब क्या है, गांधी जी को दिल्ली भी नहीं जाने दिया जाएगा। इस एक्ट के तहत क्या हो गया था, कई सारे स्थानीय नेताओं को उन्होंने क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, हिरासत में ले लिया था, और गांधी जी को जाने नहीं दिया जा रहा था। कहां पर, प्रतिबंध था। प्रतिबंध था कहाँ जाने के लिए, खाली दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली जाने के लिए प्रतिबंध था। किसको, गांधी जी को प्रतिबंध था, क्योंकि इन सभी अच्छे कारणों को लेकर, यानी कि जितने भी आंदोलन उन्होंने कराए उसको लेकर क्या थे, हमारे गांधी जी ही मेन थे। तो उन्होंने क्या करा, उनको बैन कर दो, यानी कि उनको जाने ही ना दो, निषेध कर दो उनके लिए। कहाँ, दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली जाने के लिए उन्हें रोक दिया गया। किसको, गांधी जी को। और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शक्तिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, यानी कि 10 अप्रैल को पुलिस ने। अब पुलिस की बात हो रही थी, क्या यहाँ पे जो भारतीय लोग थे, क्या वो लोग पुलिस थे? नहीं, वो लोग नहीं पुलिस थे। वहां पे कौन पुलिस था, अंग्रेजी शासन पुलिस थे। तो उन्होंने ही गोली चला दी थी। किस पर, समझ में आ रहा है आपको? कहां पे, अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी 10 अप्रैल को। शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, पर गोली चला दी। किसने, पुलिस ने। समझ में आ रहा होगा आपको सब, इतना सब तो जोड़ ही सकते हैं। पुलिस क्या होगा, पुलिस भारतीय लोग तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है, जिसका शासन वही लोग पुलिस बना रहे होंगे अपने। क्या है, पुलिस ने क्या करा, 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। किस पर, शांतिपूर्ण जुलूस पर अमृतसर में। कब, 10 अप्रैल को। किसने, पुलिस ने गोली चलाई थी, इसलिए उसको क्या लिखा, ब्रैकेट में कर दिया, पुलिस ने गोली चलाई थी। देखिए कितनी सारी बातें हमारी कवर हो गई। क्या हो गया, दुकानें बंद कर दी थी उन्होंने उनके लिए। किसके लिए, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विरोध में। रैली और जुलूस आयोजित कर रहे थे, हड़ताल पर चले गए थे लोग। अमृतसर में स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। गांधी जी के प्रवेश निषेध कर दिया गया था। कहाँ पे जाने के लिए, दिल्ली में जाने के लिए। और 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण जुलूस में अमृतसर में आप ये लिख लीजिएगा। सॉरी यहाँ पे छूट गया, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, अमृतसर में।
आगे लिख देते, उसमें कहाँ लिख देते, अमृतसर में। कहाँ पे, अमृतसर में। इतना सारी चीजें लिखी लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए। कहाँ पे, अमृतसर में 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण जुलूस में गोलीबाजी कर दी गई थी, और वहां पे गोलीबारी कर दी गई थी, क्योंकि वहां पे जो इतने सारे लोग थे, अब वहां पे गोली चला दी गई। तो सोचिए वहां पे जो जुलूस था, अब जुलूस में एक दो लोग के जुलूस नहीं होता, सैकड़ों लोग होते जुलूस में। गोली जो वहां पे चलाई गई थी उससे कई लोग मर गए थे, और वहां पे क्या हो गया था, जुलूस में कई सारे लोग मार दिए गए थे। कहां पे, 10 अप्रैल को अमृतसर में। अब इसके बाद क्या आता है इसके अंदर, डाक खाने। अब जो 10 अप्रैल, अब इसके 10 अप्रैल के बाद है, इसके बाद बैंकों, डाक खानों और रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे। कहां पर हमला करने लगे लोग, अंग्रेजी लोक शासन पर। वही अंग्रेज जो लोग थे वो कहां पर, डाक खानों पर। अंग्रेजों द्वारा हमला किया गया। क्या हुआ, हमला किया गया। अब इस कहां कहां पर वो भी लिख देते, ब्रैकेट में लिखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहां कहां पर, डाक खानों पर और बैंक पर, रेलवे स्टेशनों पर। लिख लीजिए, डाक खाने पर, डाक खाने पर, बैंक और रेलवे स्टेशन। सोचिए उन्होंने खाली अपना एक कानून लोगों को मनवाने के लिए क्या क्या कर दिया उन्होंने। रॉलेट टैक्स सत्याग्रह के विरोध में इतने सारी बातें हुई, और देखिए क्या क्या हो गया उसके लिए। दुकानें बंद हो गई, रैली जुलूस हुआ, हड़ताल पर चले गए लोग। अमृतसर में स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, गांधी जी के प्रवेश निषेध हो गया। दिल्ली के लिए 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण जुलूस में गोली चला दी गई। कहा, पुलिसों ने अमृतसर में, और अंग्रेजों द्वारा हमला किया गया डाक खाने पर, बैंक पर और रेलवे स्टेशनों पर। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा करा गया था। अब इसके अंतर्गत और सारी बातें आती है, उनको भी हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत एक और बात है, इसी के अंतर्गत क्या, हमारा मार्शल लॉ में। अब मार्शल लॉ, इसका रॉलेट एक्ट का मतलब आप समझ गए, सत्याग्रह का मतलब समझ गए। मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ क्या होता है, ये आपको बताने के लिए एक छोटा सा बॉक्स बनाइए, उसमें आप लिखिए खाली मार्शल लॉ क्या होता है। एक छोटी सी बात है, आपको समझने में टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन इसको याद कर लीजिए। बॉक्स में लिखेंगे ताकि आपकी नजर बार बार जाएगी उस पर। क्या हमने बॉक्स बना दिया, इसी के नीचे आप बॉक्स बनाइए। क्या है, रफ है, इसमें हमारी राइटिंग क्या है, हमारे नोट्स। हमको जब तक समझ में आ रहे खाली हम ही को, तभी तक वो नोट्स है। आप सोचो बिल्कुल जो कॉपी में जो बुक में वर्ड लिखा है वही आप नोट्स में भी लिख दे रहे हो, तो वो आपके लिए नोट्स नहीं है, वो आपके लिए दूसरी बुक है। फोटो कॉपी आपने कर दी, खुद ही कर दी है। तो ये हमारे नोट्स है, ये क्या है, हमारे बुक के वर्ड्स नहीं है, लेकिन क्या है, उनमें से की पॉइंट्स निकाल के हमने यहाँ पे रख दिए हैं, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। क्या है मार्शल लॉ, क्या है, मिलिट्री का जो सबसे ऊंचा पद होता है, मिलिट्री में भी जो वो होता है, नहीं क्या होते, कर्नल टाइप के, कर्नल जो होता है उसमें जो सबसे ऊंचा पद होता है वो किसको दिया गया था, जनरल डायर को दिया गया था। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जनरल डायर कोई भारतीय नहीं था, जनरल डायर कौन था, अंग्रेज था। जनरल डायर बहुत बार नाम आपने सुना होगा। अब आपको यहाँ से जनरल डायर की शुरुआत हो चुकी है, अब आगे कितनी बार सुनना पड़ेगा ये आप तैयार है। लेकिन क्या है, जनरल डायर, उसको क्या दिया गया था, मिलिट्री का सबसे ऊंचा पद दिया गया था, मिलिट्री का सबसे ऊंचा पद दिया गया था। इसी को कहते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लिख लीजिए, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या था, अब आपसे कोई पूछेगा मार्शल लॉ क्या होता है, तो मार्शल लॉ बता सकते हैं। मिलिट्री में सबसे ऊंचे पद को, ऊंचे पद पर किसको बैठाया गया था, आप सभी जानते हैं, जनरल डायर को। किसको, जनरल डायर को। उच्च पद के अफसर को सरकार का मुख्य बना दिया जाता है। क्या लिखेंगे, ऊंचे पद के अफसर को, ऊंचे पद के अफसर को सरकार का
मुख्य बना दिया जाता है। दिया जाता है, ये आपको याद रहे इसलिए हम ये सारी बातें आपको यहाँ लिखवाते चल रहे हैं। और उस समय वो किसके हाथों में दे दिया गया था? जनरल डायर के हाथों में। और वो कौन था? यहीं पे आप लिखिए जनरल डायर। दूसरा पॉइंट लिखने की बात ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्या था? वो उस समय का था। क्या है? मिलिट्री में सबसे ऊंचे पद के अफसर को सरकार का मुख्य बना दिया जाता था। अब बताइए, जो सरकार थल सेना थी तो उसमें जो मिलिट्री होती है उसमें सबसे ऊंचा पद क्या होता है? कर्नल। कर्नल जिसको कहा जाता है, तो वो किसको दिया गया था? जनरल डायर को वो पद दे दिया गया था। इसमें क्या होता है? मिलिट्री का सबसे ऊंचा पद होता है ये, ठीक है। मिलिट्री का सबसे ऊंचा पद होता है, इसको आपने लिख लिया होगा। इसके बाद जो आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट टॉपिक है, बात करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की। लेकिन इसको क्या है, इससे पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फिर इसको रफ करते हैं, ठीक है। इसको अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है अच्छे से, ठीक है। वहां पे दिखाई नहीं दे रहा, क्या लिखा है? मुख्य बना दिया जाता है, वहां पे नाम लिखा है जनरल डायर का, जनरल डायर का, ठीक है। तो देखिए इसमें बात क्या करते हैं हम, जलियांवाले बाग हत्याकांड की, जो हमारा कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था। अप्रैल में कब हुआ था? और अप्रैल में 1919 में कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और वो क्या कर रहे थे, किस जगह यहाँ पे इतने सारे लोग मार दिए गए थे? जो बैसाखी का मेला होता है, ठीक है, बैसाखी का मेला होता है, जब गेहूं के फसल की कटाई करी जाती है उस समय, तो क्या होता है? बैसाखी का जो मेला होता है, तो वहां पे कई सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। कहाँ पे? अमृतसर में। तो वहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब बात करते हैं किस डेट को हुआ था, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन अब इसको पॉइंट्स में कैसे लिखते हैं हम तो आपको बता देंगे, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए, याद रहना चाहिए। हमारा काम ये है, ठीक है, याद रहना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो लिखते हैं इसको, जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। हम आपको फिर बार बार बोलते जा रहे हैं। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। बैसाखी का मेला देखने के लिए लोग जुटे थे तब। तो इसको कैसे लिखेंगे? बिल्कुल छोटे से पॉइंट में, पहले तो इसको कवर कर लीजिए, अब इसके अंदर की बातें आती है, ठीक है। इसके अंदर की बातें आती, क्या हुआ, कब हुआ, ठीक है। 19 अप्रैल, आप कहेंगे वहां लिखा हुआ है ना, लेकिन ये जरूरी है। 13 अप्रैल 1919 को। आप देखिए, अब यहाँ पे पूरा नहीं लिखेंगे, क्या लिखा है? डेट लिखी, ठीक है, अमृतसर में। अब बताइए अमृतसर तो हमने लिख दिया, अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये कब हुआ? बैसाखी के मेले के समय, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तब, ठीक है, क्या लिखा है? 19 अप्रैल अमृतसर में बैसाखी मेला देखने के लिए जब लोग जुटे थे, यानी इकट्ठा थे, तब वहां पर हुआ था क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताने की जरूरत नहीं है, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के अंदर हम पॉइंट में उसको लिख रहे हैं। याद कैसे करेंगे? यही एकदम सिंपल तरीका है। क्या है? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में बैसाखी का मेला देखने के लिए। अब बताइए, मेला, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मेला की बात हमने कर दी, अब मेले में बताइए कितनी भीड़ होती है। आप सभी परिचित होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से, आप 8th में भी पढ़े होंगे, छोटा सा पैराग्राफ दे दिया गया होगा। 9th में भी पढ़ा, 10th में बात आ गई। 10th में क्या अच्छे से पढ़ना है। अब जब 12th में अगर जो आर्ट साइड लेंगे उनको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और फिर जब इसके बाद लोग अगर BA लेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अच्छा खासा टॉपिक हो जाता है खाली जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अब इसमें तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है 10th में हम, लेकिन अपने जो सिलेबस के हिसाब से जितना हमको
जितना डायमेंशनल हमें उसमें कंप्लीट करना है उसको हम कंप्लीट करके चलेंगे। क्या हमारा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बैसाखी का मेला देखने के लिए जब लोग एकजुट हुए थे और यह मैदान के चारों, अब ये कहाँ पे हुआ था, यहाँ में एक आपको छोटा सा डायग्राम भी बना देते ताकि आप याद रखो। ठीक है, हम आपको अभी ये रफ कर देंगे लेकिन ये याद रखिएगा। अब बताइए कोई पार्क है, ठीक है, अब बताइए कहीं सड़क पे तो मेला लग नहीं जाएगा। अब कोई बड़ी जगह में ही मेला लगेगा वहां पे, ठीक है, तो वहां पे एक बड़ी जगह में मेला लगा तो वहां से एंटर करने के लिए खाली कितने गेट थे, 1 से 2 गेट थे। तो जैसे कि यहाँ से कोई एंटर कर रहा है, ये बागान मत समझ लीजिएगा लेकिन उसी की तरह ही है वो समझ लीजिएगा। वो बागान दमन नीति थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे मेला है, यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं। अब वहां से आने का एक गेट है, यहाँ से क्या है, यहाँ से आने का एक गेट है जो अभी इस समय खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ से सभी लोग आ रहे हैं और यहाँ पे है मेला देखने के लिए। आप सभी जानते हैं कितने लोगों की भीड़ लगी होती है, वहां मेला लगा हुआ है। अब अगर कोई आया जिसने यहाँ पे